विभिन्न प्रकार के जो विधेयक हम बताए थे, इससे पहले चिल्ला चिल्ला के हमने बताया था। क्या एक रिकैप ले लेते हैं। 352, 356 और 360 में बताया था। इसमें बताया था कि विशेष बहुमत से होता है, ठीक है। विशेष बहुमत से बोला था, बाकी सबको आंख बंद करके साधारण बहुमत से मारना, ठीक है। इसमें बोला था कि 1 माह तक लागू रहता है, लेकिन 2 माह तक क्या कर सकता है संसद, उसमें आप अपना अनुमोदन दे सकता है। इसमें भी 2 माह है। 2 माह की जगह संविधान में 60 डेज लिखा, तो दोनों में से बड़ा चूजी होके करना। अगर 60 डेज दिया तो 60 डेज ही मारना, नहीं तो 2 महीना मारना। अगर 60 डेज और नन ऑफ दी एबव आ जाए, 2 माह और नन ऑफ दी एबव, तो फिर यहाँ पे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या करें, सेलेक्ट करें 2 माह के नहीं। तो फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि 2 माह सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जैसा यूपीपीसीएस का धर्रा है। और इसमें हमने बोला था कि ये भी 2 महीना के अंदर संसद अनुमोदन करेगा। इसमें हमने बताया था कि एक बार अनुमोदन करने में 6 माह बढ़ेगा। 6 माह से ज्यादा नहीं। कितने लोग के दिमाग में होता है 1 वर्ष बढ़ेगा, नहीं नहीं, यहाँ 6 माह बढ़ेगा और 6 माह बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक होता है। इसमें भी 6 माह बढ़ेगा, 6 मंथ बढ़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी तक रहेगा। ध्यान रखना कि इसमें बोला गया है कि अगर आपातकालीन हो, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो लोकसभा का 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और किसी में नहीं है 1 वर्ष तक का कार्यकाल। लेकिन एनी जो नेशनल इमरजेंसी है वो 6 माह तक ही बढ़ेगा। ये प्री में क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और इसको भी हम कहे थे कि ये भी इन्फिनिटी तक हो सकता है बढ़ा के, ठीक है ना। तो ये हमने बोला था। तो जब विधेयक की बात कर रहा था कि विशेष बहुमत से होगा, वो साधारण बहुमत से होगा, तो उसी को देख लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विधेयक देखते हैं। तो एक आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, तो संविधान में कोई इसका परिभाषा है कि नहीं, ऐसा बोल देंगे कि साधारण विधेयक में परिभाषा है, तो प्री में अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा, नहीं है भाई, ठीक है। और किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी एक सदन से स्टार्ट होगा, दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है। और इसमें साधारण विधेयक में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति का पूर्वानुमति जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति का पूर्वानुमति जरूरी नहीं है, इसमें ध्यान रखना। लेकिन अगर नए राज्य का निर्माण है, नए राज्य का देखो, नए राज्य का निर्माण करेंगे, तो नए राज्य बन रहा है, तो उस नए राज्य के निर्माण में पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। और यहाँ भी साधारण विधेयक लगता है। और आर्टिकल कौन सा है ये नए राज्य बनाने का, ये आप कमेंट करके बताओ। नए राज्य बनाने का क्या है? तो 3 है, चलो बता देते हैं यहीं पे। तो नए राज्य बनाने का जो सीमा परिवर्तन है, नाम चेंज है, वो सब साधारण विधेयक से होता है। लेकिन 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 इसमें राष्ट्रपति की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। और कोई साधारण विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति का पूर्वानुमति जरूरत नहीं है, ठीक है। और साधारण बहुमत से पारित होगा, मतलब कि लोक साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। इस लोकसभा और राज्यसभा में जितने उम्मीदवार, जितने लोग प्रेजेंस हो, जितने लोग प्रेजेंट हो, उसका क्या करेंगे 50% +1 होना चाहिए। ये साधारण बहुमत है, ठीक है। अगर मान लो कि लोकसभा से पारित हो जा रहा है और राज्यसभा में पारित नहीं होता है, तब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करेगा? संयुक्त बैठक को बुलाएगा। किसमें? सिर्फ साधारण विधेयक में। कि दोनों सदन में अगर गतिरोध हो जाता है तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और उसका अध्यक्षता कौन करता है? उसका अध्यक्षता करता है हमारा कौन? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये प्री में याद रखना, ठीक है। अगर देखा जाए तो साधारण विधेयक में लोकसभा, सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा होता है। लेकिन व्यवहार में देखें तो राज्यसभा के पास, व्यवहार में देखें तो राज्यसभा कोई साधारण विधेयक को मैक्सिमम 6 माह रोक सकता है। कितने माह रोक सकता है? 6 माह रोक सकता है। तो इसको फिर समरी करते हैं। देखो, हमने बोला कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से कंफ्यूज नहीं होना है। साधारण बहुमत में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की अवस्थित। तो पहले बोला कि प्रेसिडेंट से पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूर्वानुमति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आर्टिकल 3 से रिलेटेड है तो उसमें पूर्वानुमति ये वाला चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि अगर साधारण बहुमत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। और संयुक्त बैठक किसमें होता है? संयुक्त बैठक होता है आर्टिकल
108 में। किसमें बुलाया जाता है? 108 के तहत बुलाया जाता है। और कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। दूसरा बात बताया। तीसरा बात बताया कि साधारण विधेयक का क्या परिभाषा संविधान में दिया है? तो नहीं दिया है, संविधान में नहीं दिया है। चौथा बात बताया क्या? चौथा हमने बोला, इसमें देख लेते हैं, कुछ पॉइंट छूट रहा है। हाँ, चौथा सिद्धांत की बात है और व्यवहारिक की बात है। तो चौथा में अगर देखा जाए तो सिद्धांत साधारण बहुमत में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर माना जाता है। लेकिन व्यवहार में देखा जाए, व्यवहार में तो राज्यसभा के पास सिर्फ 6 महीना ही साधारण बहुमत से कोई चीज है, विषय वस्तु है, उसको रोक सकता है, सिर्फ 6 महीना। ठीक है, तो सिद्धांततः बोल सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा बराबर है, लेकिन नोट डाल के जरूर लिखेंगे मेंस में कि व्यवहार के रूप में राज्यसभा के पास 6 महीना तक ही रोक सकता है साधारण विधेयक को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ संसद के सदस्य। जो विधेयक लाते हैं संसद में, वो 2 प्रकार के लाते हैं। अक्सर जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया है, सरकारी सदस्य द्वारा, और दूसरा निजी सदस्य द्वारा। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है निजी सदस्य का। ठीक है ना, तो ये एनालाइज करना है निजी सदस्य और सरकारी सदस्य होते क्या हैं, ये जान लो। सरकारी सदस्य का मतलब ये होता है कि मंत्री, जो भी मंत्री विधेयक लेके अगर आएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री। ठीक है ना, अगर मंत्री लेके आता है तो क्या करेगा, उसको हम सरकारी सदस्य बोलेंगे। और जो मंत्री नहीं बना है लेकिन संसद का क्या है, संसद का सदस्य है, संसद का सदस्य है, वो अगर विधेयक लेके आएगा तो उसको निजी विधेयक बोलते हैं। और सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? जो मंत्री लेके आए। निजी का मतलब ये मत समझ लेना ना भैया कि निजी का मतलब कि कोई भी व्यक्ति ले जाए और विधेयक कहे कि लो भैया ये विधेयक चर्चा करने लगा, नहीं। तो वो कौन हो सकता है? संसद का सदस्य का मतलब कि सत्ता पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का, क्योंकि सत्ता के सारे मंत्री तो नहीं बनते हैं। उसमें सिर्फ बोला गया है 91वें संविधान संशोधन में, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है? हाँ, 91वें संविधान संशोधन में बोला है कि 15% ही सिर्फ मंत्री बन सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ बोला गया है। ठीक है ना, और तो सत्ता पक्ष के बाकी क्या बच गया? 85%। तो 85% वो निजी में चले जाएंगे, और जो विपक्ष के जितने हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? निजी सदस्य हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन प्री में आएगा, फंसना नहीं, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जिसका भी गलत होगा जुर्माना लगा देंगे। ठीक है, अब आता है संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल से किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 368। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे साधारण बहुमत प्रस्तुत किसी में भी किया जा सकता है, साधारण भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक में क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस पे जो संविधान संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं होती। अनुमति का मतलब पहले, ऐसा नहीं कि बाद में जरूरी नहीं है। भाई विधेयक है, अगर कोई विधेयक को कानून के परिवर्तन देना है तो फिर तो संसद का पूरा रूप अंग शामिल होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जब भी संविधान संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से पारित होगा। क्या होगा? विशेष बहुमत से पारित होगा। ठीक है, और दोनों सदन में अगर गतिरोध होता है तो साधारण बहुमत में हम कह रहे थे ना कि संयुक्त बैठक होने का प्रावधान है, लेकिन संविधान संशोधन में नहीं है। ये ध्यान रखना, संविधान संशोधन में नहीं है। सिद्धांततः अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को इसमें बराबर बताया गया है, समान है। लेकिन व्यवहार में देखा जाए, व्यवहार में भी तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है? बराबर है, जबकि साधारण बहुमत में ऐसा नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना, बाध्य है। अगर संविधान संशोधन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति अपना स्वीकृति या सहमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है ना, लेकिन पूर्वानुमति नहीं है। लेकिन साधारण विधेयक को फिर से लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, और मेंस में लिखेंगे तो ये सारे हमारे फैक्ट क्या होंगे, साउंडफुल प्रेजेंट करेंगे किसी को। ठीक है ना, अब आ जाते हैं धन विधेयक या वित्त विधेयक, और दोनों में डिफरेंस कर लेना आज ही, और इसके बाद कभी भूलना नहीं। वित्त विधेयक क्या होता है? जो आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को, जो आय और व्यय से संबंधित विधेयक होते हैं कि कितना सरकार खर्च कर रही है, कितना आय आ रहा है, उसको हम वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, धन विधेयक में भी ऐसा होता है, लेकिन
आय व्यय से संबंधित होते हुए भी कुछ विशिष्ट और चयनित प्रावधान होते हैं। क्या होते हैं? आय व्यय से रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ विशेष जुड़ जाता है इसमें। विशेष विशिष्ट और चयनित प्रावधान हो जाएगा, तब जाके धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, समझो वित्त विधेयक में आय और व्यय दोनों अगर होता है तो उसको विधेयक को वित्त विधेयक बोला जाता है। लेकिन आय और व्यय के द्वारा कोई विशिष्ट और या चयनित प्रावधान हो जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? धन विधेयक। तो अब क्वेश्चन उठना चाहिए कि विशिष्ट और चयनित प्रावधान कौन कौन से होंगे। तो इसका संविधान जिक्र किया है। संविधान क्या बोला है कि धन विधेयक मनी बिल इंडिया में किस में परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 में। तो धन विधेयक का परिभाषा किस में दिया गया है? 110 में। तो बोला जाता है कि 110 में क्या है? प्रावधान दिए गए हैं। जितने प्रावधान दिए गए हैं डिटेल में लिखना नहीं है, सिर्फ बता देना है, हवा दे देना है यहाँ पे कि प्रावधान। जैसे अब मान लो कि घर पे क्या क्या चीजें नहीं है, क्या क्या घर का प्रावधान है, यहाँ लिस्ट बना है, तो घर के प्रावधान तो बताओगे नहीं। 110 में जो प्रावधान है वो अगर आय और व्यय के साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो वो धन विधेयक होता है। ठीक है, लेकिन अगर 110 के बाहर का कोई प्रावधान जुड़ जाए, 110 के बाहर का कोई प्रावधान हो जाए, तो वो फिर धन विधेयक नहीं होगा। मतलब 110 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं वही जुड़ेगा तो धन विधेयक होगा। और 110 से बाहर कोई प्रावधान शामिल ना हो धन विधेयक में, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये समझ गए होंगे। अब आ जाओ, प्रावधान क्या है? प्रावधान क्या है धन विधेयक का? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने साधारण में और संविधान संशोधन में दोनों में बताया है कि किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन नहीं, वित्त विधेयक और धन विधेयक में नहीं। हम सिर्फ धन विधेयक की बात कर रहे हैं। धन विधेयक किसमें प्रस्तुत होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। किसमें? लोकसभा में। और इस विधेयक को लाने से पहले पूर्वानुमति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें चाहिए साहब, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। किसमें? धन विधेयक में पूर्वानुमति होता है। लेकिन साधारण में होता है कि नहीं होता है? साधारण में नहीं होता है, लेकिन एक शर्त है, आर्टिकल 3। संविधान संशोधन में पूर्वानुमति नहीं होता है, लेकिन शर्त है कि इस पे सहमति अगर पास कर दिया लोकसभा राज्यसभा, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा? बाध्य होना पड़ेगा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें होगा। ठीक है, और ये जो विधेयक धन विधेयक पारित किया जाता है वो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत से नहीं। हम एक क्लास ले लेंगे विधिवत रूप से। दो, एक होता है साधारण बहुमत, जब लास्ट में खत्म करेंगे, एक प्रभावी बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। उसके ऊपर हम एक क्लास अच्छे से ले लेंगे, और जब भी टाइम मिलेगा, चाहे आप लोग ऑनलाइन कहेंगे, उसमें ले लेंगे। ठीक है ना? तो इस पे परेशान ना होना। तो साधारण बहुमत से पारित होता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित भी कर सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता है। संशोधित या अस्वीकृत नहीं करेगा कौन? राज्यसभा। इसमें ऐसा नहीं है कि धन विधेयक है तो कह देगा कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। या संशोधन भी कर सकता है, उसमें सिफारिश कर सकता है संशोधन के लिए, लेकिन वो 14 दिन के भीतर ही लोकसभा को लौटाना होता है, राज्यसभा को। और ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा जो सिफारिश किया है वो लोकसभा माने उसको। लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ये इसके ऊपर है। लेकिन 14 दिन के अंदर भैया करना ही है उसको। ठीक है, तो लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सिद्धांतता अगर देखा जाए और सिद्धांत में देखें तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है किससे? राज्यसभा से। व्यवहार में भी दिख रहा है कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा में, जबकि हमने साधारण में क्या बोला था? साधारण में बोला था लगभग बराबर है। ऐसा नहीं है, लोकसभा लगभग राज्यसभा के बराबर है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को सिर्फ 6 महीना होल्ड करने का है कैपेसिटी, 6 महीना। जबकि हमने संविधान संशोधन में बोला कि इक्वल है, एकदम इक्वल है, राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा, एकदम बराबर है। ठीक है, कहीं भेदभाव नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं, दोनों बराबर है। अगर एक से पास नहीं होगा तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के पास कितने विलंबकारी शक्ति प्राप्त है? सिर्फ 14 दिन का। ठीक है ना? अगर राष्ट्रपति के पास आएगा तो इस पे ध्यान देना, धन विधेयक पहले से पूर्वानुमति ले लिया गया है। पूर्वानुमति
भले ले लिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर सहमति भी दे सकता है या असहमति भी दे सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे है, पूर्वानुमति के बाद भी वो सहमति दे सकता है या असहमति दे सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है धन विधेयक में, लेकिन संविधान संशोधन में नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ वित्त विधेयक में। धन विधेयक का हम लोग देख लिए। अब देखो कि आर्टिकल 110 के बाहर जो भी होगा अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो उसको वित्त विधेयक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वित्त विधेयक बोल। ठीक है, तो 110 से बाहर का भी प्रावधान हो ऐसे को क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। वित्त विधेयक दो रूपों में धन विधेयक से समानता रखता है। अगर बोला जाए कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में समानता क्या है, तो केवल दोनों लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं, वित्त विधेयक भी और धन विधेयक में एक समानता है, और दोनों में पूर्वानुमति जरूरी है किसका? प्रेसिडेंट का। तो यही दो क्या है? समानता है। बाकी जितना मामला है वो धन विधेयक से अलग हो जाता है, और धन विधेयक से अलग होके ये काम करने लगता है साधारण बहुमत विधेयक की तरह, साधारण विधेयक के समान होने लगता है। ठीक है, सारी विशेषताएं कौन ग्रहण कर लेता है? साधारण विधेयक से। ठीक है, धन विधेयक का नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर लोकसभा में भी जाएगा, राज्यसभा में भी जाएगा, अगर यहाँ पे गतिरोध होगा तो संयुक्त बैठक भी बुलाया जा सकता है वित्त विधेयक में। फिर यहाँ पे क्या होगा कि इसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान होंगे, लेकिन धन विधेयक में हम पीछे बताए हैं इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो इस मामले में ये अंतर है। ठीक ना, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? अब एक और मतलब हम एक थोड़ा सा अलग बता देते हैं तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं धन विधेयक। ठीक है, और ये है वित्त विधेयक। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि 110 के जो प्रावधान है वो इंक्लूड किए जाएंगे, और इसमें क्या है 110 के बाहर के जो प्रावधान है वो इंक्लूड किए जाएंगे। पहली बात, दोनों ही लोकसभा में क्या किए जाएंगे? प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि इसमें साधारण बहुमत से पारित होगा, इसमें भी साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें प्रेसिडेंट का पूर्वानुमति चाहिए, इसमें भी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन ही रोक सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, साधारण विधेयक की तरह होगा, साधारण विधेयक की तरह होगा। और इसमें क्या होगा कि अगर संयुक्त बैठक, इसमें गतिरोध हो जाता है वित्त विधेयक में, लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है, तो इसमें संयुक्त बैठक हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए इसमें बात? और इसमें हो सकता है कि धन विधेयक में प्रेसिडेंट इस पे सहमति भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, असहमति भी दे सकता है। इसमें भी सेम है कि सहमति दे सकता है, असहमति, क्योंकि साधारण विधेयक है, वैसे ही सेम होगा, साधारण विधेयक के समान होगा, लेकिन इसमें ये प्रावधान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। आई थिंक कि अब क्लियर हो गया होगा। धन विधेयक में जो 14 दिन का यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगेगा कैप। ठीक, और देखा जाए सिद्धांततः तो यहाँ पे धन विधेयक में लोकसभा हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है राज्यसभा से, जबकि वित्त विधेयक में लोकसभा लगभग राज्यसभा के बराबर होता है, जैसे साधारण बहुमत में हमने बताया था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे हम चलते हैं विधायी प्रक्रिया में। किसमें चलते हैं? विधायी प्रक्रिया में। विधायी प्रक्रिया में कि कोई विधेयक बनाया जाता है, विधायी प्रक्रिया समझ लो कि अगर हमें कोई एक्ट बनाना है तो कैसे एक्ट बनता है, क्या प्रोसीजर है। संसद में से तो बनता है, तो संसद से पहले ये प्रोसीजर तो जानना जरूरी है ना, कि हम कैसे भैया विधेयक आता है, कोई विधेयक पढ़ते हैं तो 3 वाचन होते हैं। कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। बस यहाँ कंफर्म हो गया ना कि 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में जो प्रथम वाचन होगा संसद में, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, वो दोनों में से प्रथम वाचन में विधेयक को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन जो होता है वो ज्यादा समय लेता है, और द्वितीय वाचन में क्या होगा कि इसकी शुरुआत किससे होती है? जितनी समिति बनी होती है, समितियां क्या, उनसे समितियां, तो संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, उनको उनके पास भेजा जाता है, उनके
पास भेजा था, और वो उसका रिपोर्ट निकालती हैं या कमियां निकालती हैं या खंडसा वो क्या करती हैं, बहस करती हैं, उसको अवलोकन करती हैं, ठीक है ना। और कोई सुझाव, अगर कोई ड्रॉबैक है एक्ट में, तो वो सुझाव देती हैं, और समितियां हमेशा विशेषज्ञ लोग होते हैं उसमें, ठीक है, तो उनको जानकारी और पकड़ ज्यादा होती है, ठीक। तो द्वितीय वाचन में ऐसा करता है, संसद समितियों के पास भेजा जाता है। तृतीय में फिर से संसद में आ जाएगा, और उस संसद विधेयक पे क्या किया जाएगा, मतदान कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, मतदान किया जाएगा। अगर मतदान में बहुमत मिल जाता है तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, वो संसद से पारित हो जाएगा। यही फिर दूसरी सभा में चला जाएगा। मान लो लोकसभा में हमने डिस्कशन किया तो वो राज्यसभा में चला जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है। अब आ जाओ किसमें, संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव कौन कौन से लाए जाते हैं, प्री में तो पूछा ही जाता है, लेकिन मेंस में यूपीपी उत्तर प्रदेश कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हम तैयार रहेंगे, अपना क्यों छोड़ेंगे। तो एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। प्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से दिमाग खोल के रखना। प्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो बाहर हो जाओगे, बता रहे हैं बाहर हो जाओगे। प्री तो प्रैक्टिस करना है। हम जब बताएंगे, जब 2 महीना हम लोग पढ़ेंगे, केवल प्री पढ़ेंगे, तो हम जो बताएंगे प्रैक्टिस जो नहीं करेगा प्री में नहीं होगा, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। देखो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, पहली बात है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में आप मार दो आंसर, नहीं, लोकसभा में लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर लाया जाता है, ठीक है, विपक्ष के द्वारा। अब ये लाने का काट देंगे। हम अभी तक की बात कर रहे थे अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, ये ध्यान रखना। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है, सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। शर्त क्या है कि कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। कितना, 50। तो लोकसभा के 50 सदस्य अगर हस्ताक्षर करेंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। केवल एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बार बार लाया जा सकता है। एक सत्र में 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, वो आगे बताएंगे। तो 3 सत्र में साल भर में कितने ला सकते हो, 3 ला सकते हो, लेकिन एक सत्र में एक ही बार ला सकते हो। ये भी ध्यान रखना प्री के लिए। परिभाषा क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव को जब भी मेंस में लिखना हो तो प्रस्ताव का क्या परिभाषा होगा। देखो क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है मेंस में, जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। तो भैया परिभाषा क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण होता है। किसका परीक्षण होता है, बहुमत। अगर बहुमत होगा तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। नहीं समझे कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण किस पे होता है, अविश्वास प्रस्ताव पे होता है, ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से कि साधारण बहुमत, ये झंझट हमेशा रहेगा। तो एक कहीं लिंक, एक पेज उठाना और जो आज से बता रहे हैं वो लिखते जाना कि ये विशेष बहुमत से होगा और ये साधारण बहुमत से। तो ये सभी प्रस्ताव किससे होते हैं, साधारण बहुमत से पारित होते हैं। कैसे, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो हमने बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, एक सत्र में एक बार लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव का परिभाषा है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत का परीक्षण होता है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और ये साधारण बहुमत से पारित होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्वास प्रस्ताव। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष वाले लाएंगे। तो जो सत्ताधारी दल होगा वो विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अविश्वास लोकसभा में था तो ये भी लोकसभा में ही लाया जाएगा, और ये मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जाएगा, ठीक है ना। और इसके द्वारा, विश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेगा। अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है, बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, प्री का फैक्ट है कि सर्वप्रथम किसके प्रति
अविश्वास प्रस्ताव जैसे सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह के शासनकाल में 1979 में लाया गया था, परंतु इन्होंने इसके पेश होने से पहले ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, तो इससे पेश होने से पहले दे दिया था कौन, त्याग पत्र, चौधरी चरण सिंह 1979 में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये विश्वास प्रस्ताव की बात है। ठीक, अब आगे चले, काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव। अभी तक हमने कितने प्रस्ताव पढ़े, एक अविश्वास पढ़ा, दूसरा पढ़ा विश्वास, और दोनों लोकसभा में लाया जाता है, दोनों साधारण बहुमत से पारित होता है। ठीक है, और अविश्वास किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विश्वास किसके द्वारा लाया जाता है, तो सत्ताधारी दल के द्वारा लाया। इतना याद रखना। काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है ना, किसी एक सदस्य के द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, किसी एक सदस्य द्वारा लाया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा तब भी शुरू होगी जब कम से कम 50 सदस्य क्या करते हैं, सहमति व्यक्त करते हैं। जैसे अविश्वास तभी लाया जा सकता है जब 50 लोग हस्ताक्षर कर दें। किसका, तो राज्यसभा का। नहीं भैया, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, दिमाग खोल के, लोकसभा में। ठीक है, तो वहां पे राज्यसभा देगा, गलत मार्क के आ जाओगे। ऑप्शन लोकसभा में 50% लोग क्या कर दें, हस्ताक्षर कर दें, तब भी अविश्वास प्रस्ताव हो। लेकिन यहाँ पे लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना, सहमति होना चाहिए। परिभाषा क्या है काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव का, तो देखो, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा तत्कालिक महत्व के जनहित के, तत्कालीन महत्व का होना चाहिए, जनहित के विषय पे चर्चा करने के लिए सदन के पूर्व निर्धारित कार्य को रोक दिया जाता है। तो कोई तत्कालिक महत्व है, तत्कालिक महत्व का है और जनहित का विषय है, तो सदन का जो पूर्व निर्धारित कार्य है उसको रोक कर, काम इसीलिए बोला जाता है काम रोको प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव, उसको रोक कर इस विषय के ऊपर चर्चा किया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया, हमने फैक्ट भी बता दिया। ठीक, तो अभी तक हमने कितने पढ़े, 3 पढ़े। अब तीनों को देखो, एक अविश्वास, एक विश्वास, ठीक है, और एक कार्य स्थगन पढ़े। ठीक है ना, अविश्वास लोकसभा में, लोकसभा में विश्वास, ये लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, समरी कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, 50 लोग का अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है ना, किसका, लोकसभा में। और इसमें अनुमोदन की नहीं, वो विश्वास प्रस्तुत है, जैसे ही ये अविश्वास लाया जाएगा तो वो विश्वास लेके सत्ताधारी लाएगा। तो ये कौन लाता है, अविश्वास विपक्ष के लोग लाते हैं और ये सत्ताधारी लगाते हैं। ठीक है, ठीक, और इसमें भी 50 का हस्ताक्षर होना चाहिए, लेकिन ला कितना सकता है, एक ही व्यक्ति ला सकता है। लेकिन इस पे चर्चा तभी होगा, चर्चा कब की बात हो रही है, चर्चा तब होगा, लाएगा तो एक ही सदस्य। ठीक है ना, कार्य स्थगन का। लेकिन चर्चा इस पे कब स्टार्ट होगा, जब 50 लोग इस पे हस्ताक्षर कर दें या अनुमोदित कर दें। बात समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखना कि लाया एक सदस्य द्वारा, लेकिन यहाँ पे 50 सदस्य का हस्ताक्षर होगा तभी लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाया जाएगा एक सदस्य के द्वारा, लेकिन चर्चा का कंडीशन होगा कि 50 लोग का हस्ताक्षर हो, और वो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो हम लोग एक मोटा मोटा समरी भी कर लिया। ठीक है, अब आते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन बोला जाता है। तो कॉल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये भारत की देन है। किसकी देन है, भारत की देन है। तो ये ध्यान रखना, भारत की देन है, तो भारत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ये सबसे पहले कब लाया गया था, 1954 में। ये प्री में क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, कब लाया गया था, 1954 में लाया गया था, भारत के द्वारा लाया गया था और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा किसी विषय पर सत्र का ध्यान आकर्षित किया जाता है। परिभाषा में जब लिखना हो तो क्या, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा किसी भी विषय पे सत्र का ध्यान आकर्षित किया जाता है और संबंधित मंत्री को जवाब देने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान आकर्षण में सिर्फ और सिर्फ जो सत्र चल रहा है उसका क्या किया जाएगा, ध्यान आकर्षण किया जाएगा, ध्यान आकर्षण किया जाएगा, और उससे संबंधित किसी विषय पे ध्यान आकर्षण किया जाएगा, विषय होगा, और उस विषय से संबंधित जो मंत्री होगा वो उस पर जवाब देगा। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। और किस में लाया जा सकता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। पहली बार कब लाया गया था, 1954। किसकी देन है, तो भारत की देन है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना,
अब निंदा प्रस्ताव वेरी इंपॉर्टेंट। निंदा प्रस्ताव यह किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों सदस्य के द्वारा निंदा प्रस्ताव के द्वारा किसी मंत्री का, किसी कोई एक मंत्री हो वो या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के कार्यों के सत्र में क्या किया जाता है, निंदा किया जाता है। तो तुम ऐसा नहीं है कि आप लोग भी जाओ वहां पे कोई नेता है उसको हाय हाय बोलने लगो, निंदा करने लगो, नहीं। निंदा का मतलब तमीज से करना है, पेश आना है, कुर्सी नहीं मांगना है कि निंदा तुमने तो ये काम नहीं किया, ले कुर्सी दिया, बल्ला दिया, कुछ नहीं। ठीक है। निंदा निंदा करने का मतलब कि कोई भी मंत्री, एक मंत्री है उसके खिलाफ भी लाया जा सकता है, उसकी निंदा किया जा सकता है कि तुमने बहुत निंदनीय काम किया है, हे प्रिय तुमने बहुत निंदनीय काम किया है, आज से भारत की जनता तुम्हें अस्वीकार करती है। ठीक है। तो महाभारत जैसा कुछ ऐसा डायलॉग चलेगा। तो बात समझ में आ रहा है ना कि निंदा प्रस्ताव किसी भी मंत्री के द्वारा लाया जा सकता, मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद, दोनों बातें हैं लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है। तो अब हम जब समरी करेंगे तो पूरा देख लेंगे जितने प्रस्ताव है। ठीक है। अब देखो कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कट मोशन से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, पता नहीं क्यों प्री में गलत कर दिया जाता है, पर लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये लोकसभा में लाया जाता है। तो हमेशा लोकसभा में, तो अभी तक लोकसभा में लाए जाने वाला कौन कौन है, विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। ठीक है। तो अभी काटो, एक बन गया ना लोकसभा से। ठीक है ना। तो अभी काटो अविश्वास, विश्वास, कटौती, तो लोकसभा में लाया जाता है। यह प्रस्ताव केवल कटौती प्रस्ताव के द्वारा किसी योजना के लिए सरकार के द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की जाती है। मतलब कहने का मतलब सीधी बात है, कटौती प्रस्ताव तभी लाया जाता है कि किसी योजना, मान लो XYL, आज झोपड़ी ले लो, एक झोपड़ी ले लो योजना चल रहा है, तो ये झोपड़ी ले लो योजना में कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि जितना धनराशि आवंटन किया गया बजट में, उसमें से क्या कर दिया जाए, कुछ पैसा काट लिया जाए। कटौती मतलब कट करना है। तो उस योजना द्वारा मांगी गई जो धनराशि होती है कि इतना लगेगा झोपड़ी ले लो योजना में, तो झोपड़ी ले लो योजना अगर चल रहा है तो उसमें जितना पैसा लगेगा, तो जो धनराशि सरकार मांगेगी उससे क्या करेंगे, उससे धनराशि कटौती की बात कही जाती है, तो वो कटौती प्रस्ताव होता है। ठीक है ना। तो कटौती कितने प्रकार की कर सकते हैं, 3 प्रकार की कर सकते हैं, और यही मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है और कटौती प्रस्ताव के प्रकार बताइए। तो एक होता है नीतिगत कटौती। क्या? नीतिगत कटौती का मतलब क्या कि इसमें उद्देश्य होता है सरकार किसी नीति को क्या करना, अस्वीकृत करना। कोई नीति सरकार ने बनाया, जैसे झोपड़ी ले लो योजना बनाया, क्या बनाया, झोपड़ी ले लो योजना। ठीक है। अब सरकार ने योजना बनाया, ये अपना नीति बनाया, तो उसको अस्वीकृत करना। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, नीतिगत कटौती के द्वारा। तो इसका उद्देश्य यही है सिर्फ कि सरकार की कोई नीति है उसको अस्वीकृत करना, किसमें, नीतिगत में। तो नीति से मालूम है, नीतिगत मतलब नीति से जुड़ा हुआ उसको अस्वीकृत करना। इसके द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी योजना के लिए सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि को घटाकर कितना कर दिया जाए, 1 रुपया कर दिया जाए, जो असंभव हो। मतलब सीधी बात समझो, तीनों पढ़ लेते हैं, यही गंदे गंदे समझ लेते हैं या मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमने बोला ना कि कटौती होता क्या है। कटौती का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार का जो किसी योजना के लिए जो पैसा मांगती है, जो भी योजना के लिए पैसा मांगती है, तो उसका उद्देश्य होता है कटौती प्रस्ताव का कि उस मांगी गई धनराशि में क्या किया जाए, धनराशि में कटौती किया जाए जो सरकार मांगती है। और सरकार किसकी होती है, जो सत्ताधारी होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वही योजना लेके आती है। उसमें हमने बताया कि नीतिगत में हमने बताया कि कोई सरकार क्या करेगा, सरकार कोई नीति लेके आएगा, सरकार नीति लेके आया कि कोई भी नीति ले ले, जैसे सुबह शाम चावल दाल खिलाने की योजना, नीति लेके आया सुबह शाम, तो बीडी देना है, सुबह शाम देना है चावल दाल, ये योजना लेके आए। अब क्या हो गया कि इसको नीति क्या करें, सरकार की नीति लेके तो आ गया, अब जितने संसद सदस्य हैं वो इसका क्या कर दें, अस्वीकृत कर दें, और कहेंगे कि सरकार जो नीति लेके आई है इसमें चावल दाल योजना में 1,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो जो अस्वीकृत करेंगे कहेंगे कि 1,000 करोड़ ना घंटा नहीं मिलेगा, आप इसको घटा के 1 रुपया ले लो, 1 रुपया कर दो,
और 1 रुपए में ये चावल दाल खिलाओ, तो हो गया ना भंडारदार। तो वो नीति चलेगी? नहीं चलेगी। मतलब नीतिगत कटौती में किसी नीति, कोई भी नीति आ रहा है, उसको जो खर्चा मांग रहा है सरकार, उसको अस्वीकृत करते हुए कह देगा कि 1 रुपया कर दिया जाए इनकी धनराशि, मतलब अस्वीकृत कर दिया। ये संभव ही नहीं है कि चावल दाल खा लो योजना में सुबह शाम 1 रुपए में खा सकते हो, संभव है नहीं है। तो सीधा सीधा हम बोल दो ना भैया कि अस्वीकृत कर दे। 1 रुपया कर देने का क्या मतलब है? एक तो हम लोग का भी दही होता है दिमाग का, अरे सीधे बोलो अस्वीकृत कर दिया, लेकिन 1 रुपया कर दिया जाए नीतिगत में, क्या मजाक है। चलो, आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती का मतलब होता है कि सरकारी खर्च में कमी लाना, जो भी खर्च है उसमें कमी किया जाना। तो जो भी धनराशि सरकार मांगेगी आर्थिक कटौती में, क्या होगा कि जो भी सरकार मांगेगी धनराशि की इतना होगा, तो उसमें से कहा जाएगा कि एक निश्चित राशि कम कर दी जाए आर्थिक कटौती में। तो आर्थिक कटौती का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि खर्चा में कम लाना। नीतिगत में तो सिर्फ सीधा है कि संभव ही नहीं भैया, अस्वीकृत करना। लेकिन आर्थिक कटौती में है कि क्या कर देना, योजना में जो खर्च हो रहा है उसकी खर्च को सीमित करना, ठीक है, कम करना। तो कम करने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक, आज वीडियो बार बार रुक रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं बार बार रुक गए, लेकिन हम भी माझी की तरह टिके हुए हैं। माझी क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं साला छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अपनी हिम्मत को बरकरार रखो। देखो, हर एक चीज बड़ा आएंगे, कठिनाइयां तो आती हैं, लाइफ का पार्ट है, कठिनाइयां तो आएंगे, लेकिन उससे जो लड़ के बाहर निकल गया वही सफल हुआ है। कहने को तो बहुत कुछ होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बता रहे थे आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती में बोला गया, नीतिगत कटौती में क्या बोला था हमने, कहा था कि एक तो भद्दा मजाक है। भद्दा मजाक ये है कि नीतिगत कटौती में नीति का, किसी भी सरकार की कोई नीति है उसको अस्वीकृत करना। अस्वीकृत करना, अस्वीकृत करना का मतलब कि उसको कहा जाता है कि भैया जो नीति के लिए जो पैसा बोले हो 1,000 करोड़, उसको करके कम करके 1 रुपया कर दो, ठीक है ना। आर्थिक कटौती में क्या है, आर्थिक कटौती मजाक नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाएगा, जो खर्च है सरकार का उसको कम किया जाए, सीमित किया जाए। ऐसा नहीं है कि फालतू खर्च किया जाए, तो सीमित करना है खर्च को, खर्च को सीमित करना है। तो जैसे 1,000 करोड़ रुपया मांगा सरकार ने कि हमें खर्च करना है किसी उद्देश्य पे, तो जब खर्च करना है तो वो कहेगा कि भैया तुम ऐसा है 9,995 करोड़ रुपया में अपना काम चला लो। ये है आर्थिक कटौती, ठीक है। सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती का सिर्फ और सिर्फ मतलब संकेत देना है कि हम जो तुम उद्देश्य लेके आए हो, तुम एम लेके आए हो, उसमें से जो मांग रहे हो राशि, सरकार क्या कर रहा है, किसी नीति के लिए, योजना के लिए क्या मांग रहा है, राशि मांग रहा है, और वो उस राशि को प्रस्ताव में लेके आया है, तो उसके, उस नीति और सरकार के योजना के खिलाफ अपने आप को अभिव्यक्त करना, शिकायत अभिव्यक्त करना, और उससे कहा जाता है कि 100 रुपया उसमें से कम कर दें। ये भी मजाक है, 100 रुपया कम कर दें। एक तो सीधे क्या है कि 1 रुपया कर दो, और 1,000 करोड़ मांगे हैं उसमें से 100 रुपया कम कर दो, तो ये भी मजाक है। तो दो मजाक है, आर्थिक कटौती थोड़ा तार्किक लगता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो 100 रुपया कम कर दिया जाता है उसमें, क्यों? क्योंकि उसके विरोध अभिव्यक्त करने के लिए, शिकायत अभिव्यक्त करने के लिए जो जो मांगी गई धनराशि होती है उसमें से 100 रुपया कम कर दिया जाए, ठीक है। और इसी में सांकेतिक कटौती में ही कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार होता है, उसको उजागर किया जाता है। किसमें? सांकेतिक कटौती में। तो दो चीजें ध्यान रखना, 100 रुपया कटौती और कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, तो इसी में उजागर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की निधियां हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड। भारत की संचित निधि है एक, ठीक है। तो आर्टिकल पूछ लेता है प्री में सीधे सीधे। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आर्टिकल कौन सा है? 266 एक है, 266 266 1 है, ठीक है ना। भारत की संचित निधि है, ये संविधान द्वारा सृजित है, विधायिका या संसद के बयानाधीन है। मतलब कि भारत की संचित निधि से कौन खर्च कर सकता है? तो विधायिका कर सकता है या संसद कर सकता है, ठीक है ना, वहां से पैसा निकाल के।
संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है उस विधेयक को बोला जाता है विनियोग विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो विनियोग विधेयक क्या होता है कि जब भी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से जब पैसा निकालना होता है तो संसद कौन सा विधेयक लेके आती है? विनियोग विधेयक लेके आती है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है संचित निधि का? तो परिभाषा है कि भारत की संचित निधि, यहाँ पे विधि लिख दिया गया है, नोट्स में भी सही कर लेना, निधि एक ऐसा कोष है जिसमें भारत सरकार को महत्वपूर्ण स्रोतों से होने वाली आय को रखा जाता है। तो मतलब संचित कंसोलिडेटेड फंड ऐसा फंड है जो भारत सरकार को महत्वपूर्ण स्रोतों से जो आय होती है वो आय को संचित निधि में रखा जाता है, ठीक है ना। जो आय आती है महत्वपूर्ण आय, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण आय है? तो टैक्स है, कर से जो है, तो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, ठीक है, दोनों। ऋण से प्राप्त धनराशि, किसी को ऋण दे दिया रहा है उसको ब्याज मिल रहा है, वो ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त आय, तो ऋण से पुनर्भुगतान वाला आय आ जाएगा। ब्याज से प्राप्त आय, तो ब्याज से प्राप्त करने वाला जितना आय आएगा उसको रखेंगे। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कि संचित निधि क्या है, तो बताओ कि यहाँ टैक्स, ये इसको दिखाओ संचित निधि। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लोग चाहे जिससे करो, ठीक ना, सुंदर दिखना चाहिए कॉपी में, ठीक है ना। ऋण से प्राप्त आय यहाँ लिख दो, ठीक है, पुनर्भुगतान से, ऋण के पुनर्भुगतान से, फिर यहाँ पे ब्याज से, ये दिखा दो और एक लिख दो ईटीसी, ठीक है, हो गया। सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा भी इसी में आता है, ठीक है, ये संचित निधि में जमा किया जाता है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक, जिस विधेयक से संचित निधि से पैसा निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? धन विधेयक या विनियोग विधेयक। कभी कभी धन विधेयक बोला जाता है जो गलत है, ये विनियोग विधेयक कहा जाता है, धन विधेयक भी कह सकते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि क्या होता है? ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि कौन से आर्टिकल में बोला गया संविधान के? तो 267 में बोला गया, 267 में। जबकि देखो संचित निधि के लिए क्या बोला गया है? संचित निधि के लिए बोला गया है 266 वन है, वन वन वन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वन हम गंदा कर दिए लेकिन वन है, ठीक है। संसद या विधायिका के द्वारा सृजित है ये, तो ये संसद और विधायिका के द्वारा सृजित है, जबकि वो संविधान के द्वारा सृजित था, ठीक है ना। कौन? संचित निधि। 1961 में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1961 में किया गया था, और 50 करोड़ रुपया तक हो सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 500 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब शायद इसको बढ़ा के और बढ़ा दिया गया 1000 करोड़। अब इसको कंफर्म करना है, ये एक क्वेश्चन मार्क रखना कि 500 से बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया है क्या? मुझे जहां तक याद आ रहा है, लेकिन इस पे डाउट है, देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, आप लोग भी कमेंट करना जरूर व्हाट्सएप में कि कितना हो गया, ठीक है ना। यह कार्यपालिका या राष्ट्रपति के व्यय अधीन होता है, जबकि संचित किसके में होता है? संचित निधि होता है किसके? संसद के व्यय अधीन, विनियोग विधेयक निकाल के। लेकिन आकस्मिकता निधि किसके अधीन होता है? प्रेसिडेंट के अधीन होता है। और कौन सा आर्टिकल? 267 आर्टिकल। तो क्या परिभाषा लिखेंगे कि भारत की आकस्मिकता निधि एक ऐसा कोष है जो आकस्मिक परिस्थितियों में धन की शीघ्र निकासी के लिए बनाया गया। जैसे कोई आपदा आ गया, तो आपदा के लिए पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? कहीं आग जली हो गया, पूरा किसान का खेत जल गया, बहुत व्यापक पैमाने पर जल गया, तो उसको कहाँ से दिया जाता है? ये आकस्मिक निधि से दिया जाता है ना, तो ध्यान रखना। तो सेंटर का भी होता है, वैसे ही स्टेट का भी होता है। तो एक जगह की बात करेंगे तो दूसरे जैसा सेम होता है प्रोसीजर, ठीक है ना। भारत का लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो 3 निधि की बात की है, एक संचित निधि, दूसरा आकस्मिकता निधि, और तीसरा हम बात करने जा रहे हैं लोक लेखा निधि, ठीक है ना। तो ये तीसरा बात करें, 3 निधि। तो लोक लेखा निधि की बात कहा गया है 2 में, 266 2 में, जबकि संचित निधि किस में था भैया? बार बार बता रहे हैं, 266 1 में, ठीक है ना। परिभाषा क्या है कि भारत का लोक लेखा एक ऐसा कोष है, ऐसा फंड है जिसमें उन धनराशियों को रखा जाता है जो भारत सरकार की आय के स्रोत नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पास अमानत या धरोहर के रूप में है। तो आय के स्रोत में संचित निधि में रखा गया था, ठीक है। आकस्मिक में प्रेसिडेंट के अंदर खर्च करने के लिए, कोई आपदा वगैरह आ जाता है उसे निपटने के लिए, या तत्कालीन कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो खर्च करना है, तो भाई विधेयक निकालते निकालते वो परिस्थितियां और व्यापक हो जाएंगी, इसलिए आकस्मिकता रखा गया। लोक लेखा निधि क्या है? तो वो जो भी सरकार के पास अमानत होता है, धरोहर के रूप में होता है, वो होता है इसमें लोक लेखा निधि में। लोक
लेखा निधि में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि भारत सरकार की आय के स्रोत नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पास अमानत या धरोहर के रूप में रखा जाता है। तो कैसे, क्या है एग्जाम्पल इसका? तो जो भी आप लोग कमा रहे हैं, जो इसमें गवर्नमेंट जॉब में है, वो गवर्नमेंट जॉब के पीएफ कटवाते हैं, प्रोविडेंट फंड कटवाते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा वो सरकार के पास अमानत है या धरोहर है के रूप में वो फंड कट के इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। सरकार द्वारा कोई बचत पत्र जारी किया जाता है, सेविंग प्लान जारी किया जाता है, वो बचत पत्र भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालय के द्वारा वसूला गया जुर्माना किसमें शामिल किया जाता है? तो वो इस लोक लेखा फंड में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि ये अमानत और धरोहर के रूप में रखा जाता है सरकार का, बल्कि ये आय के स्रोत नहीं होते हैं। कौन? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। तीन हम लोग निधि बता दिए, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि भारत के में कितने प्रकार की निधि पाई जाती है, इसके उदाहरण, सब उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन सिंपल आएगा। विभिन्न प्रकार के क्लोजर। तो अब जरा सा एक बार हम लोग देखें कि अभी तक पढ़े क्या है प्रस्ताव के बारे में, कि प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के कितने होते हैं वो बता दो, और उसमें बोलेगा कि कटौती का एग्जाम्पल सहित क्या करें, व्याख्या करें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। तो प्रस्ताव कितने प्रकार का हमने बताया कि अविश्वास, दूसरा बताया विश्वास, तीसरा बताया क्या, ध्यानाकर्षण, चौथा बताया कटौती, कटौती, और एक और कोई बताया, अविश्वास, विश्वास, ध्यानाकर्षण, कटौती, और कोई? इसमें कटौती में तो तीन है, एक नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, और एक क्या है, सांकेतिक कटौती। और कोई प्रस्ताव लाया जाता है? ध्यानाकर्षण, और हाँ एक और लाया जाता है। 5 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन, मैं भी भूल रहा था, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है ना, कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो ये 5 प्रकार के हैं, देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। लोकसभा, विश्वास भी लोकसभा, ध्यानाकर्षण कहाँ लाया जाएगा, ध्यानाकर्षण किया जाएगा राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। कटौती प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा, ध्यानाकर्षण लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, और ये स्थगन कहाँ, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। एक बेहतर, तो प्रस्ताव कितने प्रकार के लाया जा सकता है? प्रस्ताव लाया जा सकता है, पहला अविश्वास, दूसरा विश्वास, तीसरा कटौती, चौथा कटौती में भी 3, नीतिगत, आर्थिक, और इसमें क्या है, सांकेतिक। ध्यानाकर्षण, ठीक है, ध्यानाकर्षण लाया जा सकता है, स्थगन, ठीक है, स्थगन और निंदा प्रस्ताव, यही तो लाया जा सकता है। तो 3 6 प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव, ये 3 प्रस्ताव कहाँ से लाए जाते हैं? ये लोकसभा में लाए जाते हैं, बाकी कहीं भी लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, दूसरा क्या है कि इंपॉर्टेंट कटौती प्रस्ताव है, इसमें कहा जाता है, 2 मजाक है, हमने कहा था सांकेतिक और नीति। सांकेतिक में क्या है कि 1000 करोड़ का है, उसको कर देना है 1 रुपया, जो असंभव है, मतलब सीधे सीधे बोल दो, अस्वीकृत कर रहे हैं। सांकेतिक में क्या है कि विरोध दर्शाने के लिए 100 रुपया कटा, उसमें 60, तो 1000 करोड़ में से 100 रुपया कटाओगे तो क्या ये भी मजाक हो गया। हाँ, आर्थिक कटौती है, जो तार्किक रूप से क्या करना है, खर्च को कम करना, सीमित करना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये सारे हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं कटौती में, प्रस्ताव में। तो अब प्रस्ताव के बाद हम लोग किस में आएंगे, विभिन्न प्रकार के समापन, डिफरेंट टाइप का क्लोजर होते हैं। तो किसी विषय पे बहस चल रही हो, तो उस बहस को समाप्त करने के लिए उससे क्या किया जाता है, मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो 3 प्रकार के समापन होते हैं, 3 प्रकार के समापन होते हैं, डिफरेंट टाइप का क्लोजर होते हैं, कोई बहस हो रहा है तो एक होता है साधारण समापन, सिंपल क्लोजर। मतलब साधारण समापन में क्या होगा कि किसी विषय पे बहस हो रहा है, तो उसे रोक कर उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो वो साधारण हो जाएगा। तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है गिलोटिन समापन। तो गिलोटिन समापन वेरी इंपॉर्टेंट। गिलोटिन समापन क्या होता है, गिलोटिन देखे हो ना, कि ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे गला रखो, टक से काट दो,
धड़ अलग गला अलग। तो गिलोटिन समापन का मतलब कि विधेयक के शीर्षक को हटा दिया जाता है, शीर्षक जो होते हैं सर को हटा दिया जाता है, और उनकी सारी धाराएं, जितनी धाराएं हैं विधेयक में, उन धाराओं को एक साथ क्या कर दिया जाए, संकलित कर दिया जाता है, और उन पे सामूहिक बहस किया जाता है। अर्थात इसमें गिलोटिन में शीर्षक हटा देंगे और जितनी धाराएं हैं एक साथ बहस किया जाता है, वो गिलोटिन होगा। लेकिन साधारण में क्या था कि साधारण बहस होगा, उस पर मतदान होगा और साधारण रूप से बहस होगा। तीसरा है कंगारू। कंगारू में क्या किया जाता है कि जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, कंगारू उछल उछल के चलता है ना, ठीक है, उछल उछल के चलता है, तो जितने महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है, और उन महत्वपूर्ण धाराओं पे ही बहस करके मतदान करवा लिया जाता है, तो वो कंगारू समापन होता है। तीन तरह के समापन होते हैं, साधारण समापन, गिलोटिन समापन, कंगारू समापन, और तीनों समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाके देखो, बताए अच्छे से, ठीक है ना। प्रस्ताव के बारे में हो गया, समापन के बारे में हो गया। एक प्रश्न काल आता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री एंड मेंस के लिए दोनों, ठीक है ना। तो ये भी भारत की ही देन है। तो जब संसद सत्र में चल रहा हो तो बैठक का पहला घंटा, मतलब जो 11 बजे से 12 बजे संसद का पहला घंटा होता है, उसको प्रश्नकाल बोला जाता है। ये इसमें क्या होता है कि सांसद द्वारा मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 11 से लेकर 12 बजे तक क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सांसद द्वारा, किससे, मंत्री से पूछा जाता है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न जिसे अनस्टार्ट बोला जाता है, और तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोला जाता है। तो भारत प्रश्न काल क्या है, इसको उदाहरण सहित बताइए। तो ये क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, प्रश्न काल ही जब समझ में नहीं आएगा तो क्या बताओगे आगे। तो ये 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में बताना होता है और कंक्लूजन देना होता है कि क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये मेंस में इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल कौन होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे में सामान्यतः जो पहला घंटा होता है सत्र का, जब स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है ना। तो तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या होगा कि ऐसे प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, मतलब कि इसमें जो तारांकित होते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, मौखिक पूछा जाता है, ठीक है, मौखिक पूछा जाता है, उत्तर भी क्या दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है स्टार्ट में। अनस्टार्ट में क्या होता है, इसमें लिखित क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखित पूछा जाता है और लिखित ही आंसर दिया जाता है। ऐसे ही बॉक्स बना के आप लोग को लिखना है, जब भी मेंस में क्वेश्चन आए तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो कि एग्जामिनर के ऊपर हेडेक ना हो कि एक तरफ से तारांकित हो जाए, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना के, ठीक है ना प्रश्न। तो इसमें बोलो कि मौखिक प्रश्न पूछा जाता है और मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक है, और इसमें लिखित प्रश्न पूछा जाता है, लिखित उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना। और तारांकित में क्या है, जो जनहित वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको पूछा जाता है, ठीक है, जनहित के मामले आते हैं, जनहित के मामले। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है यही एग्जामिनर देखना चाहेगा। ये क्या है कि इसमें पूरक क्वेश्चन, तारांकित में पूरक प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अतारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें पूछे भी जा सकते हैं और इसमें नहीं भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट पे, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों का। तो ये तारांकित, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न समझ में आया, समझ में आया, एक बार और बता दे, ठीक है, चलो एक बार और बता देते हैं। देखो, तारांकित प्रश्न, अतारांकित और अल्प सूचना के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, प्रश्न कैसा होगा, तो प्रश्न होगा इसमें मौखिक होगा, इसमें लिखित होगा, ठीक है, इसमें मौखिक होगा, ठीक है। उत्तर कैसा होगा, तो उत्तर इसमें मौखिक होगा, ठीक है, इसमें लिखित होगा, इसमें मौखिक होगा। उत्तर इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें पूछे जा सकते हैं, इसमें नहीं पूछे जा सकते हैं, इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक, यही था, यही प्रश्न काल है, खत्म। एक बॉक्स बनाओ, मूल्यांकन करो, क्यों जरूरी है, इसको जनहित में पूछा जाता है तो ये भी बताओ, तारांकित को क्यों जरूरी है, अतारांकित क्या है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कि संसद
परिभाषा में देखो, संसद क्या करता है, संसद का कोई सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को नियंत्रण करने का एक तरीका है ना, है कि नहीं, मंत्रिपरिषद को, तो भैया क्या किए हो, बताओ कि इतना डेंगू काहे फैल रहा है लखनऊ में। हम तो स्टेट से पूछ लिए, ऐसे सेंटर में भी पूछ सकते हैं यार, समझो। ठीक, आधे घंटे की चर्चा, हाफ आवर डिस्कशन। हाफ आवर डिस्कशन क्या होता है कि 4:30 बजे से लेके और 5 बजे शाम को जो चर्चा होता है आधा घंटा, उसको हाफ आवर बोलते हैं। प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों पे सदस्य के द्वारा अपने आपस में चर्चा करने के लिए बैठक का अंतिम घंटा, आधा घंटा क्या होता है, वो हाफ आवर बोला जाता है। तो प्रश्न काल में जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनमें आपस में चर्चा, जो सदस्य हैं उनमें आपस में चर्चा करने के लिए ये जो किया जाता है वो हाफ आवर बोला जाता है। ठीक है ना। ये सप्ताह में सिर्फ 3 दिन होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। तो सप्ताह में 3 दिन होता है आधे घंटा का चर्चा, जब लास्ट आधा घंटा होता है। तो प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं तो संसद सदस्य अपने में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं लास्ट आधे घंटे में, तो उसे आधे घंटा का चर्चा बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं शून्यकाल, शून्य, 0 आवर। ये भारत की ये देन है, भारत की देन है, तो लोकतंत्र भारत की देन है। भूटान और नेपाल ने अपने नए संविधान में शून्यकाल को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, यह पूरी तरह अनौपचारिक परंपरा आधारित है, मतलब अनौपचारिक है, परंपरा पे आधारित है। तो शून्यकाल 0 आवर, ये ध्यान रखना, ये परंपरा आधारित है और अनौपचारिक है। प्री में पूछा जाएगा तो सही मारना इसका। ठीक है, परिभाषा क्या होगा कि प्रश्नकाल की समाप्ति और भोजन अवकाश के पहले का समय। तो प्रश्नकाल की समाप्ति कब होती है, 12 बजे, और भोजन अवकाश कब होता है, 1 बजे। तो 12 से 1 बजे के बीच में जो होता है उसको 0 आवर बोला जाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न काल की समाप्ति और भोजन अवकाश से पहले का समय, तो भोजन अवकाश कितने बजे खाना खाने जाते हैं स्कूल में, 1 बजे के बाद ना, तो वो 1 बजे के बाद। और प्रश्न काल कब खत्म होता है, 12 बजे, 11 से 12 बजे। तो इन दोनों के बीच में जो होता है वो 0 आवर बोला जाता है। ठीक है ना, शून्य काल कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, 0 आवर में बिना पहले से सूचना दिए हुए किसी भी विषय को उठाया जा सकता है, किसी भी विषय को उठाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा किया जा सकता है। किसमें, 0 आवर में। तो 0 आवर में किसी भी पूर्व पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है, जबकि प्रश्न काल में ऐसा है कि सूचना देने के। तो शून्य काल में कितना मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं 0 आवर में। मैक्सिमम कितने पूछे जा सकते हैं, 20, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्री या मेंस में जब भी लिखना हो। किचन कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट होता है ना कि किचन में का मतलब है कि किचन में बहुत लोग तो नहीं जा सकते हैं, 1 या 2 लोग काम कर सकते हैं। किचन कैबिनेट का मतलब कि ये बहुत लघु समूह होता है जिसमें वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत अधिक विश्वास पात्र हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मंत्री ही हो, वो मंत्री के इतर भी हो सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं, गोपनीय मंत्रणा करते हैं या विचार करते हैं। तो मंत्री के जो विश्वास पात्र होते हैं वो शामिल होते हैं। ये कहें कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसके बाद मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, और उसके बाद होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब कि बहुत लघु समूह, और इसमें वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के शामिल होते हैं जो मंत्री न रहते हुए भी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। और प्रधानमंत्री उसमें क्या करता है, मंत्रणा करता है, विचार करता है, विमर्श करता है। ठीक है ना। तो ये होता है किचन। हंग पार्लियामेंट क्या होता है, त्रिशंकु संसद क्या होता है। तो हंग पार्लियामेंट को तो आप लोग जानते हैं कि मान लो कि एक दल को क्या है, बहुमत चाहिए कि इतना सीट जीतना है, 200 सीट जीतना है, 200 सीट नहीं जीता, वो एक ने 180 जीता, एक ने 20 जीता, तो ये दोनों क्या करेंगे, मिल के क्या बनाएंगे, सरकार बना लेंगे। और सरकार बनाएंगे तो ऐसे को बोलते हैं त्रिशंकु सरकार। जब ये 20 वाले पलायन कर जाएंगे तो फिर वो सरकार त्रिशंकु की तरह लटक जाएगी। ठीक है ना। लेम डक सेशन, लेम डक सेशन क्या होता है, लेम डक सेशन होता है ये कि मान लो कि अभी चल रहा है संसद का, ठीक है ना, संसद चल रहा है, अगला चुनाव 2024 में होने वाला है। अब 2024 में जो चुने नहीं जाएंगे, अभी जो मंत्री हैं या जो चुन के आए हुए हैं, वो 2024 में जो नहीं चुने जाएंगे तो लेम डक सत्र कहा जाता है। अंतिम सत्र 2024 स्टार्ट होने से पहले सत्र बैठाया जाएगा, उसमें जो यहाँ पे चुने गए हैं और यहाँ पे नहीं चुने गए हैं तो उनको लेम डक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेम डक बोला जाता है, क्योंकि वो जीत ही नहीं पाए हैं। इसीलिए जो अंतिम सत्र होता है, इसका अंतिम सत्र
क्योंकि उनको मालूम है कि 2024 में ये हार गए हैं, तो उनको लेम डक बोला गया, इसी का आधार पे लेम डक सेशन बोल दिया गया, जो अंतिम सत्र होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर नहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा कहीं कंफ्यूजन। संसद की शक्तियां क्या क्या है, तो संसद की शक्तियां देखने के पहले देख लेते हैं संसद देश के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है, तो विधि बनाती है, कानून बनाती है, कौन? संसद बनाती है। तो ये एक शक्ति हो सकता है। संसद मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है, तो संसद की शक्ति में देखें तो मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है और तानाशाही से हमारी रक्षा करती है, ये शक्ति है, ठीक है। मंत्रिपरिषद पे प्रशासनिक नियंत्रण के कारक क्या क्या हैं, तो मंत्रिपरिषद पे अगर देखें कार्यपालिका नियंत्रण के कारक कौन कौन से होते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं, अन्य प्रस्तावों के द्वारा, जो हमने 6 प्रकार के प्रस्ताव पढ़े हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, प्रश्न पूछ के हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के चर्चाओं के द्वारा क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। संसद मंत्रिपरिषद पे वित्तीय नियंत्रण रखती है, संसद मंत्रिपरिषद पे वित्तीय नियंत्रण रखती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो वित्तीय नियंत्रण के साधन क्या क्या होंगे, संसद अगर वित्तीय नियंत्रण होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, तो क्या होगा, बजट के द्वारा नियंत्रण करेगा, धन विधेयक के द्वारा नियंत्रण करेगा, ठीक है, कटौती प्रस्ताव के द्वारा है, और कटौती को तीनों कटौती आपको पैराग्राफ में लिखना है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं। संसद की वित्तीय समिति जैसे लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो संसद की 3 वित्तीय समिति है, तीनों वित्तीय समिति को आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हो। तो वित्तीय नियंत्रण का साधन क्या है संसद के पे, तो मंत्रिपरिषद पे, वो बताओगे तो यही सारे मेंस में लिखने थे, और आर्टिकल जो इससे जुड़े हुए हैं वो आर्टिकल मेंशन करने थे। सिंपल था क्वेश्चन 8 नंबर का, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आते हैं संसद के कार्य पे। तो संसद के कार्य में देखें तो संसद संविधान में संशोधन करती है, ये मालूम है, और संविधान को क्या बनाती है, प्रासंगिक बनाती है। निर्वाचन की शक्ति है, किसके निर्वाचन करती है, तो प्रेसिडेंट की निर्वाचन करती है और वाइस प्रेसिडेंट की करती है कि नहीं करती है संसद, ठीक है। न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति का मतलब क्या, कि जैसे प्रमुख संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कैग है, इनकी मुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेती है। सुप्रीम कोर्ट है के जज हैं, उनकी मुक्ति कैसे करते हैं, तो ये न्यायिक शक्ति बोलती हैं, तो इनकी मुक्ति के प्रक्रिया में भाग लेती है, तो ये संसद के कार्य है। अन्य संसद के कार्य में देखें तो संसद जनता की राजनीतिक शिक्षा में क्या करती है, योगदान देती है। संसद देश में राजनीतिक नेतृत्व की नई पीढ़ी को तैयार करती है, ये भी इसके कार्य में आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, संसद जनता की राजनीतिक शिक्षा में योगदान देती है, संसद देश के राजनीतिक नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करती है। तो हम सीधे से संसद का कार्य है तो क्या कर देंगे कि संविधान को प्रासंगिक बनाएंगे, ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। निर्वाचन शक्ति है, निर्वाचन शक्ति है तो इतना लाइन लिखने की जरूरत नहीं, निर्वाचन शक्ति है तो इसमें एग्जाम्पल दे दो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही बोलो कि न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति का एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल में कैग, ठीक है, कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, फिर उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, एग्जाम्पल देते चलो, ठीक है। राजनीतिक शिक्षा देती है, ऐसे राजनीतिक शिक्षा देती है, चाहे एग्जाम्पल नहीं है तो वहां पे राजनीतिक नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करती है, तो ये ऐसे छोटे से में हो जाएगा और रिप्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति को देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक स्थिति देख रहे हैं, तो आई थिंक कि मैं बोला था 13 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको समझाने में टाइम लग रहा है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको 50-50 कर, क्योंकि आधे पे ही हमें समझाने में टाइम लग गया। लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।